नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम बात, लेटेस्ट अपडेट जानेंगे अपने संवाददाता से। सबसे पहले उन 3 प्रमुख खबरों का रुख करते हैं। तो सबसे पहली और प्रमुख खबर कर्नाटक से है, जहां हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। बेंगलुरु में जब आरसीबी की तरफ से आईपीएल 2025 जीतने के बाद में आयोजन किया जा रहा था, जीत का जश्न मनाया जा रहा था, तो इस दौरान उम्मीद से ज्यादा भीड़ वहां पर पहुंची, जिसके बाद में भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई, जिसको लेकर के राज्य सरकार से अब इस आयोजन को लेकर तमाम सवाल जवाब किए गए हैं। क्या कुछ आज हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया और किस तरीके से सवाल जवाब हुए, बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है पड़ोसी देश पाकिस्तान से जुड़ी। जी हां, दाने दाने को पाकिस्तानी नागरिक जो है वो इस वक्त तरसते हुए नजर आ रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट इस वक्त सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि आखिर किस तरीके से वहां पर गरीबी लगातार बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में इन दिनों, और पाकिस्तान किस तरीके से इस वक्त सिर्फ अन्य देशों पर, जो उसके मित्र देश हैं और जो वैश्विक संस्थानें हैं, उन पर किस तरीके से उधार लेने पर वो निर्भर है। बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो भी अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी कि आखिर ट्रंप को किस बात की टेंशन है, क्योंकि लगातार लॉस एंजल्स में प्रदर्शन इस वक्त हो रहे हैं और उस प्रदर्शन को लेकर राज्य सरकार और ट्रंप प्रशासन कहीं ना कहीं आमने सामने नजर आ रहे हैं। किस तरीके से, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली और प्रमुख खबर के साथ। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु द्वारा आईपीएल 2025 का खिताब जीतने के बाद बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में 4 जून को उनका स्वागत समारोह रखा गया था और इस आयोजन के दौरान वहां पर उम्मीद से ज्यादा लोग पहुंचे और भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी। बेंगलुरु में भगदड़ मचने को लेकर जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है और इसी बीच हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई। और वहीं दूसरी ओर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को दिल्ली आला कमान ने बुलाया है। करेंगे इस पूरे मामले पर चर्चा, लेकिन और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि हाईकोर्ट में आज हुई सुनवाई में क्या कुछ खास रहा। तो कर्नाटक सरकार से जवाब तलब हाईकोर्ट ने आज किए हैं। बेंगलुरु भगदड़ मामले पर हाईकोर्ट में ये अहम सुनवाई आज हुई है और इस अहम सुनवाई में कई सारे सवाल जवाब किए गए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले ने सीधे तौर पर हम देखें तो गुहार लगाई है इस पूरे मामले से जुड़ी और इस याचिका में कर्नाटक सरकार पर ही आरोप लगाए गए हैं। कर्नाटक सरकार को लेकर ये आरोप लगाए गए हैं जो भगदड़ हुई है वहां पर उससे। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम के कहने पर ही अरेस्ट किया गया था। सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने सीएम के कहने पर अरेस्ट किया है। सीआईडी को ये केस सौंपा था और फिर सीसीबी ने आखिर क्यों पकड़ा है, ये इस तरीके का सवाल इस वक्त वहां से उठाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और आज 10 तारीख है और अब अगली सुनवाई 12 जून को होगी इस पूरे मामले की, जिसमें देखना होगा कि क्या कुछ जवाब दिया जाता है। लेकिन जहां एक तरफ हाईकोर्ट में यह अहम सुनवाई हुई, वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ मैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री वो दिल्ली दरबार पहुंचे, दिल्ली आला कमान के पास पहुंचे इस भगदड़ पर डैमेज कंट्रोल में, क्योंकि कांग्रेस इस वक्त कहीं ना कहीं जुटी हुई। क्योंकि जब ये भगदड़ मची तो वहां पर सिद्धार्थ मैया के इस्तीफे की जो मांग है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आई और ऐसे में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के लिए सिद्धार्थ मैया और डीके शिव कुमार दिल्ली पहुंचे हैं। साथ ही सीधे तौर पर हम देखें तो कांग्रेस आला कमान जो है वो ये जानना चाहता है कि आखिर कमी कहां रह गई थी, चूक कहां पर हुई थी। और इसी के साथ पार्टी की छवि बनाने में फिलहाल इस वक्त कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि कांग्रेस में खींचतान भी लगातार चालू है और सीएम की कुर्सी पर भी खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। और कर्नाटक में कांग्रेस के 3 गुट इस वक्त नजर आ रहे हैं, एक सीएम, एक डिप्टी सीएम और एक होम मिनिस्टर। और साथ ही भ्रष्टाचार आरोपों के बीच में सीएम बदलने की तमाम अटकलें भी इस वक्त लगाई जा रही हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के कई सारे आरोप कर्नाटक की सरकार पर लगते हुए नजर आए हैं, जिसको लेकर इस्तीफे की मांग भी उठ रही है। कांग्रेस सरकार पर साख बचाने का भी दबाव कहीं ना कहीं इस वक्त वहां पर नजर आ रहा है और कांग्रेस हाईकमान अब कहीं ना कहीं एक कोई भी बड़ा फैसला ले सकता है। क्या होगा वो बड़ा फैसला, इस पर नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ विपक्ष को मौका मिला और विपक्ष ने भी तमाम सवाल उठा दिए हैं। दरअसल विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, सीएम और डिप्टी सीएम का इस्तीफा मांगा जा रहा है कि आखिर ये जो भगदड़ मची, 11 मौतें हुई, इनका जिम्मेदार आखिर कौन है। पुलिस को बकरा बनाने का आरोप भी लगाया जा रहा है और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए इस वक्त
कहा जा रहा है। जो विरोधी दल है उनकी तरफ से विपक्ष ने सीधे तौर पर कहा है कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। दरअसल भगदड़ में जो ये भगदड़ मची थी 4 तारीख को, उसमें 11 लोग मर गए थे और इस पर कहीं ना कहीं सरकार जो है बैकफुट पर नजर आई। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मची थी, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको इसके जरिए ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं, जिसमें 11 आरसीबी फैंस की दर्दनाक मौत हुई थी और इस भगदड़ के दौरान 50 लोग भी घायल हुए थे। 3 लाख लोग पहुंचे थे जीत का जश्न देखने के लिए और पुलिस जो है भीड़ पर कंट्रोल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन पर भी सवालों की झड़ी लग गई। भगदड़ से पहले ही फैंस दीवार फांदने लगे थे और सरकार ने हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के 6 अफसरों को सस्पेंड भी कर दिया। इसी पर ताजा अपडेट भी लेंगे, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन इस पूरे मामले पर सामने आए वो आपको सुनाते हैं। Taking a moral responsibility, DK Shivakumar, CM Siddaramaiah and DK Shivakumar should resign, not suspending those innocent officers. Earlier day, even on the RCB, when they won the cup, till 3 o'clock people were celebrating. Police were made again to work on the same day. And DCP has written a clear letter saying that you do not hold a function, we don't have strength. If at all we want to have it, we need to bring people from outside. Then we need time for it. Then who has to be implicated? Taking a moral responsibility, CM and DCM should resign. तो सीधे तौर पर बीजेपी इस वक्त मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों का ही इस्तीफे की मांग इस वक्त लगातार करती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। विकास, क्या कुछ ताजा अपडेट है? आज हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर अहम सुनवाई हुई है और अब अगली तारीख 12 जून दी गई है। जी कृतिका, जो अभी जैसे आपने बयान सुना बीजेपी के नेता का, वही लगभग हाईकोर्ट में दलील थी याचिकाकर्ताओं की कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 4 लोगों को, आखिर उनके ओहदे क्या हैं? कम्युनिकेशन या मार्केटिंग हेड को अरेस्ट करने का क्या औचित्य है? यही सारी बातें यहाँ पर जब उन्होंने जमानत पर अपनी बहस रखी, ये गिरफ्तार लोगों की तरफ से कहा गया। हालांकि जो सुओ मोटो मामला जो शुरू हुआ था हाईकोर्ट का, वो एक अलग बेंच सुन रही है और बेल का मामला अलग सुन रही है। इसमें जब मुख्य मामला जब हाईकोर्ट में सुना गया, कोर्ट ने पूछा कि जो एक्शन अब तक आपने लिया है उसमें ये गिरफ्तारी किस तरह से की गई है जी इन 4 लोगों की, क्या? क्योंकि हाईकोर्ट ने अब ये भी कहा है, जो स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई हो रही है उसमें, कि अपनी अब तक की जांच प्रगति की रिपोर्ट दी जाए कोर्ट को। आज जब सुनवाई हुई तो उस वक्त राज्य के जो एडवोकेट जनरल है उन्होंने कहा कि बहुत सारे दस्तावेज और जो भी उनके पास कागजात हैं उनकी वो लगातार वो देख रहे थे सुबह 5 बजे से उठकर ही, लेकिन फिर भी इसके बावजूद वो आज आर्ग्यूमेंट करने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए उनकी मांग पर कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 12 जून के लिए टाल दी। उससे पहले राज्य सरकार को अपनी जांच की स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपनी होगी। कोर्ट में भी गिरफ्तारी को लेकर के और जिन लोगों की गिरफ्तारी की गई है उनको क्यों गिरफ्तार किया गया है उसको लेकर के भी कुछ सवाल थे। उनके वकीलों की तरफ से भी ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट भी पहले कह चुका है कि किसी को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त आधार होने चाहिए। अगर आरसीबी ऑफिशियल्स ने फैंस को आने के लिए ट्वीट किया था तो केवल एक ट्वीट के माध्यम से उनको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि अंत में ये जिम्मेदारी थी राजनीतिक और प्रशासनिक जी विंग की आएंगे उनको बिल्कुल विकास, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी इस तरीके के आयोजन किए जाते हैं तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की और राजनीतिक स्तर पर बनती हुई नजर आती है कि आखिर क्यों पर्याप्त इंतजाम वहां पर नहीं किए गए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी और अपडेट्स साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि अमेरिका के लॉस एंजल्स में अवैध प्रवासियों के खिलाफ की गई छापेमारी की कार्रवाई के बाद हुए प्रदर्शनों से वहां के हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और जानकारी ये भी मिली है कि लॉस एंजल्स पुलिस विभाग अब कई गिरफ्तारियां भी कर चुका है इस पूरे मामले को लेकर के। दरअसल ये प्रदर्शन शुरू हुए थे 6-7 जून को और हालात ऐसे बने कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2000 से ज्यादा गार्ड की तैनाती वहां पर कर दी, जिसके बाद में ट्रंप को यह फैसला अब भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। राज्य सरकार और ट्रंप प्रशासन आमने सामने भी आ चुके हैं। कैलिफोर्निया ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है और राज्य के अधिकारियों का यह कहना है कि इस कदम से पहले ही तनावपूर्ण माहौल और बिगड़ सकता है। करेंगे इस पूरे मामले को लेकर चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं लॉस एंजल्स में हो रहा प्रदर्शन और ट्रंप का सख्त एक्शन।
तो लॉस एंजल्स में ये बवाल देखने को मिला, जहां पर कहीं ना कहीं ट्रंप की तरफ से ये सख्त एक्शन भी लिया गया है। और लॉस एंजल्स में ये शांति है या फिर उबाल है, पुलिस चीफ की तरफ से प्रदर्शनकारियों पर पैनी नजर इस वक्त रखी जा रही है, जो लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही अब तक अगर हम देखें तो इस हिंसा में 5 अफसर जख्मी हुए हैं और इसके साथ ही कुछ संपत्ति को नुकसान पहुंचने की भी जानकारी मिली है। साथ ही कुछ प्रदर्शनकारियों ने अंडे और पेंट बॉल भी वहां पर अफसरों के ऊपर फेंकी है, जिसमें अफसर जो है वो घायल हुए हैं। पुलिस और गार्ड्स को निशाना बनाते रहे, वहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो निशाना बनाते रहे। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने ICE गो बैक के नारे भी वहां पर लगाए हैं। जो टीम वहां पर पहुंची थी इमिग्रेशन की, उसके गो बैक के नारे भी वहां पर लगाए गए। लेकिन इसके साथ ही लॉस एंजल्स में आखिर विरोध की आग कैसे फैली, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं कि लॉस एंजल्स में लगातार ये प्रदर्शन हो रहा है और इसके साथ ही आमने सामने न्यूनतम और ट्रंप इस वक्त नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने 2000 नेशनल गार्ड जवान वहां पर भेजे थे ताकि इस प्रदर्शन को रोका जा सके। गवर्नर न्यूसम की मंजूरी के बिना ही ये कार्रवाई वहां पर की गई, जिसकी वजह से अब कहीं ना कहीं ट्रंप प्रशासन और राज्य सरकार इस वक्त आमने सामने है। और 1965 के बाद पहली बार ऐसा कदम उठाया गया है वहां पे कि बिना पूछे बिना जानकारी दिए ये कदम उठाया गया। कैलिफोर्निया सरकार ने सीधे तौर पर इस कदम को, ट्रंप प्रशासन की तरफ से जो ये कदम उठाया गया उसको अवैध करार दिया है और साथ ही ट्रंप पर मुकदमा भी ठोक दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी भी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कैलिफोर्निया गवर्नर न्यूसम ने ट्रंप को कोर्ट में भी सीधे तौर पर घेरते हुए नजर आए, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कदम उठाया अब उस कदम पर वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। नेशनल गार्ड तैनाती को सीधे तौर पर राज्य पर कब्जा बताया गया है कैलिफोर्निया की तरफ से और इसको लेकर कहा गया कि राज्य की सहमति के बिना ही ये तैनाती की गई, जो कि पूर्ण रूप से अवैध है और ट्रंप पर राजधन भी लगाया गया है। साथ ही ट्रंप समर्थकों का भी गुस्सा इस बीच कहीं ना कहीं फूटता हुआ नजर आया और कहा गया है कि न्यूसम को भी गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ ही आखिर लॉस एंजल्स में जो विरोध की आग है वो किस तरीके से फैल रही है, क्योंकि लॉस एंजल्स में अवैध प्रवासियों पर छापेमारी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन वहां पर हो रहे थे, जिसके बाद में ये प्रदर्शन लगातार बढ़ते गए। ICE की रेड के बाद में वहां पर प्रदर्शन कर रहे लोगों का गुस्सा और ज्यादा फूट पड़ा और उसके अफसरों पर ही कहीं ना कहीं ये हमला बोल दिया गया। कई हिस्सों में लूट, आगजनी और हिंसा की भी खबर लॉस एंजल्स से सामने आई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ऑटोनोमस कारें जो थी वहां पर उनको जलाया गया। 101 फ्रीवे पर भी जाम की स्थिति वहां पर बनती हुई नजर आई। नेशनल गार्ड की तैनाती ने कहीं ना कहीं इस विवाद को और ज्यादा बढ़ा दिया है और ट्रंप जो है वो इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर घिरे भी हुए हैं। इसके साथ ही मामले में ट्रंप के खिलाफ कोर्ट भी न्यूसम गए और कोर्ट में भी कहीं ना कहीं मुकदमा दायर किया गया। इसके साथ ही इसको लेकर ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था पर बेहद सख्त वो रहेंगे। ट्रंप की तरफ से ये दावा किया गया है कि अब तक का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन ऑपरेशन है ये। लॉस एंजल्स में ही मई में 239 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय डोगरे इस वक्त जुड़ रहे, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अक्षय, लॉस एंजल्स की अगर हम बात करें तो वहां पर हालात फिलहाल अभी काबू में आते हुए नजर नहीं आ रहे और अब तो ट्रंप प्रशासन और साथ ही राज्य सरकार जो है वो आमने सामने भी नजर आ गई है। बिल्कुल आपने ठीक कहा और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट यानी कि हमारे यहाँ पर जैसे केंद्र सरकार होती है वैसे ही अमेरिका में फेडरल गवर्नमेंट होती है जिसके प्रेसिडेंट होते हैं। वही राज्य स्तर पे जिस तरह हमारे पास मुख्यमंत्री होते हैं वहां पर गवर्नर्स होते हैं, तो यहाँ पर गवर्नर और वहाँ के राष्ट्रपति के बीच में ठनी हुई है और पूरा मुद्दा है इलीगल इमिग्रेंट्स, यानी कि जो गैर कानूनी तौर पर अप्रवासी लोग आकर वहां पर रह रहे हैं और लाखों की संख्या में आकर लगातार अमेरिका के अंदर घुसे जा रहे हैं मेक्सिको बॉर्डर से। वो कैलिफोर्निया में आकर या फिर अन्य जो सदर्न देश है यानी कि दक्षिणी जो राज्य है उनमें ज्यादा पहले वो एंट्री करते हैं और बाकी पूरे देश में फैलते हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की पिछले सत्र में भी और इस सत्र में भी इलीगल इमिग्रेशन को लेकर सख्त पॉलिसीज रही है और अगर इस बार अगर देखा जाए तो साफ तौर पे ये रेड जिस तरह से की गई, गवर्नर का वहां पे ये कहना था कि आपने हमारे साथ पहले कंसल्ट नहीं किया। वही जो रिपब्लिकन्स है यानी कि जो और खास तौर पे जो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक है उनका ये कहना था कि वहां के गवर्नर हर बार इनको वोट बैंक समझ के बचाने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनसे परमिशन नहीं ली गई वरना वे करने ही नहीं देते। तो ठन गई आपस में, अब कोर्ट तक मामला जाएगा और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले सुनाए हैं ऐसे केसेस में, इसका फैसला केवल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकता है। लेकिन अब इसमें अगर एक और बात मैं आखिरी जो ऐड करना चाहूंगा वो यही है कि जिस तरह से कैपिटल हिल में प्रदर्शनकारी सीधे व्हाइट हाउस में घुस गए
रहे थे और पहले जिस तरह से दंगे वाली स्थिति हुई थी जब डोनाल्ड ट्रंप हारे थे, उस तरह से कोई स्थिति ना हो जाए, ये देखने वाली चीज रहेगी। चलिए, इस पर नजर आप लगातार अक्षय बनाए रखिएगा, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो इस खबर पर तो नजर हमारी लगातार बनी ही रहेगी, लेकिन इसी बीच न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पार दिखाएंगे आपको पाकिस्तान की बदहाल अर्थव्यवस्था। मैं बनूंगा फौजी और दुश्मन को उसके घर में घुस के मारूंगा। मैं बनाऊंगी अपने फौजी भाई बहनों के लिए हथियार। ये नया भारत बड़ा हुआ है आर्म्ड फोर्सेस के पराक्रम और आत्मनिर्भर भारत की मिसालें देखते हुए, तभी तो ये चल पड़ा है पीएम मोदी के साथ विकसित भारत बनाने। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माय क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अगली महत्वपूर्ण खबर पाकिस्तान से, जहां पाकिस्तान को लेकर पूरी दुनिया इस बात से बखूबी वाकिफ है कि वो बुरे हालातों से जूझ रहा है, लेकिन अब तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट ने भी चौंकाने वाला खुलासा पाकिस्तान को लेकर कर दिया है, जिससे ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान को हर रोज बुरे हालातों से गुजरना पड़ रहा है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, ADB से लेकर के चीन तक से कर्ज भले ही ले रहा हो और उसको लेकर के गिदड़ भपकियां देता रहता हो, लेकिन उसके हाल बदहाल ही बने हुए हैं। पाकिस्तान की लगभग 45% आबादी गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन बिताने को मजबूर है, और विश्व बैंक का मानना यह है कि इस साल करीब 1.9 मिलियन लोग और गरीबी रेखा के नीचे आ सकते हैं। पिछले 9 साल में पाकिस्तान में गरीबों की संख्या में 4 गुना वृद्धि हुई। करेंगे पाकिस्तान की बदहाल अर्थव्यवस्था को लेकर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं वर्ल्ड बैंक की हाल ही में सामने आई ये रिपोर्ट। तो विश्व बैंक की तरफ से ये रिपोर्ट सामने आई, जिसमें ये बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। 2017-18 की, अगर हम 2017 से 2021 के बीच गरीबी रेखा जो है वो 4.9% से बढ़कर 16.5% हो गई। इसके साथ ही पाकिस्तान की लगभग 45% आबादी जो है वो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन गुजारने के लिए मजबूर है, और इस साल गरीबों की संख्या और बढ़ने का भी अनुमान इस रिपोर्ट के जरिए जताया गया है। बताया जा रहा है कि करीब 1.9 मिलियन लोग जो है वो और इसमें जुड़ सकते हैं, गरीबी रेखा के नीचे आ सकते हैं। वैश्विक संस्थाओं और मित्र देशों से मिलने वाले जो कर्ज है, उधार है, उसी पर इस वक्त पाकिस्तान पूरी तरह से निर्भर है। आपको याद होगा कि हाल ही में IMF से 25 बेल आउट पैकेज लिए हैं, जो कि लगभग 44.57 बिलियन डॉलर है, और विश्व बैंक, ADB और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से भी 38.8 बिलियन डॉलर का कर्ज पाकिस्तान ले चुका है। यानी कि पूरी तरह से पाकिस्तान इस वक्त उधारी पर ही निर्भर है। जो उसके मित्र देश हैं और जो बैंक हैं, उन पर उधारी पर ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था निर्भर है। इसके साथ ही पाकिस्तान में गरीबी बढ़ने के जो मुख्य कारण है, उसमें सबसे पहला आर्थिक संकट, विदेशी कर्ज और महंगाई, और साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार जो कि लगातार गिर रहा है पाकिस्तान का, जो मुख्य कारण सामने आता है। इसके साथ ही राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों का बार बार जो बदलती है सरकार, वो मुख्य कारण बताया जा रहा है। नीतिगत अस्पष्टता और निवेश में भी गिरावट पाकिस्तान में दर्ज की गई, जो कि मुख्य कारण है पाकिस्तान की इस बदहाल अर्थव्यवस्था को लेकर के। महंगाई दर में भी तेज उछाल देखने को मिला। खाद्य वस्तुएं जो हैं, पेट्रोल और रोजमर्रा की जो चीजें हैं, उनके दाम काफी ज्यादा पाकिस्तान में बढ़े हुए हैं, और महंगाई से कहीं ना कहीं गरीबों की स्थिति और ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आ रही है, और ये प्रमुख कारण है पाकिस्तान में बढ़ती इस गरीबी के। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अजय, पाकिस्तान की बदहाल स्थिति से तो खैर पूरी दुनिया वाकिफ है ही, लेकिन वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो ये रिपोर्ट सामने आई है, उसने तो कई सारे चौंकाने वाले खुलासे और कर दिए हैं कि गरीबी से तो जूझ रहा है, लेकिन अब इस साल अगर हम देखें तो ये गरीबी और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है।
बिल्कुल सही कहा आपने। और इस साल अगर हम इसी वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट की बात करें तो वर्ल्ड बैंक का ये भी कहना है कि पाकिस्तान की खेती बाड़ी जो कि वहाँ के 50% आबादी जिस पर निर्भर है, उसकी हालत और भी ख़राब होने जा रही है। अगर आप कॉटन देखें, वहाँ का मेन प्रोडक्ट है, वहाँ से उत्पादन होने वाला जो चावल है वो वहाँ का मेन प्रोडक्ट है, जो कि रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल होता है। दोनों के ही उत्पादकता इस साल घटने वाली है। बारिश 40% कम हुई है और जो सिंधु जल समझौता भारत ने रद्द किया है, उसकी वजह से भी पाकिस्तान में जो पानी की उपलब्धता है वो काफ़ी कम होने जा रही है। तो ये जो खेती बाड़ी का पूरा क्षेत्र है, इस साल काफ़ी मुश्किल भरा साबित हो सकता है पाकिस्तान के लिए। और ये केवल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ही नहीं, कृतिका, पाकिस्तान के खुद जो इकोनॉमिक सर्वे है, आर्थिक सर्वे, उसमें ये कहा गया है कि 1 करोड़ लोग पाकिस्तान के गाँव में भुखमरी का शिकार हो सकते हैं। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी समस्या है वहाँ पर। मैट्रिक्स ऑफ इनइक्वालिटी पाकिस्तान में जो इस वक्त दिखाई दे रही है वो बहुत ही दयनीय कही जा सकती है। और अगर मैं वहाँ के ऑपोजिशन को कोट करना चाहूँ तो सिर्फ 2 चीज़ें वो लोग उठा रहे हैं, जो वहाँ का विपक्ष है, कि वहाँ पर भिखारियों की संख्या और गधों की संख्या, जो कि चीन से मांग ज़्यादा बढ़ रही है। इन दोनों सेक्टर्स को अगर आप छोड़ दें तो महंगाई 10% से ज़्यादा है और जो कर्ज है वो लगातार बढ़ रहा है। 76,000 अरब जो कर्ज है वो पिछले 10 सालों में 5 गुना बढ़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक की जो ताज़ा रिपोर्ट और पाकिस्तान के खुद इंटरनल आर्थिक सर्वे कैसी तस्वीर पूरी दुनिया के सामने रखते हुए नजर आ रहा है। अजय, एक तरफ तो पाकिस्तान लगातार गीदड़ भभकी भारत को देता रहता है, भारत के खिलाफ काम करता रहता है, लेकिन उसके खुद के हालात इस कदर खराब हो रखे हैं, गरीबी रेखा से बिल्कुल नीचे जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत की बात करें तो भारत अभी हाल ही में 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। भारत की अगर बात करें तो वर्ल्ड बैंक की ही रिपोर्ट, जिसको हम तुलना कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान की, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में मदद मिली है। जो पिछले 10 सालों में अगर हम देखें तो जो हमारी जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो 5% के आसपास है, और वो पाकिस्तान में आप सोचिए 16% के आसपास है, और पूरी गरीबी की बात हम करें तो 45% के करीब नजर आती है। बहुत ही स्टार्क डिफरेंस है। और जो लगातार इंटरनेशनल एड पर पाकिस्तान की जो निर्भरता है वो वहाँ की समस्या को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। और सेना का जो हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था में है वो वहाँ के लोगों को और भी बदहाली और भुखमरी के कगार पर ढकेलता जा रहा है। और धीरे धीरे लगता है कि पाकिस्तान की जनता भी इस बात को महसूस कर रही है, क्योंकि महंगाई की आप बात करें या फिर वहाँ पर जो नौकरियों में कमी आ रही है, उसकी वजह से जो पलायन करना पड़ रहा है पाकिस्तान के लोगों को नौकरियों के लिए, खाने पीने की चीज़ों के लिए दूसरे देशों में, वो भी एक बहुत ही भयावह तस्वीर पेश करता है। लेकिन पाकिस्तान का भारत के पड़ोस में होना और वहाँ की स्थिति खराब होना और लगातार खराब होना और सेना पर खर्च बढ़ना करीब 18% का, ये भारत के लिए चिंता का विषय है। और देखना होगा कि किस तरह से ये चीज़ें पैन आउट होती हैं। बल्कि विश्व बैंक की जो रिपोर्ट है वो 2 पड़ोसियों की एक ज़बरदस्त कहानी कहती है, जिसमें एक दुनिया का सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान भुखमरी और गरीबी से लड़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में दिखाया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़ी। तो सीधे तौर पर हम देखें तो पाकिस्तान की बदहाल अर्थव्यवस्था जो है वो तो हम सभी के सामने है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान किस तरीके से सिर्फ उधारी पर ही निर्भर है। जो उसके मित्र देश हैं, जो उसके साथ जो संस्थान है विश्व के, उन पर वो उधारी लेता रहता है। और इस वक्त उधारी के कर्ज में ही इस वक्त पाकिस्तान लगातार दबता हुआ और नजर आ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम इस वक्त गरीबी के एक बात कहें तो गरीबी में ही ढकेलती हुई इस वक्त नजर आ रही है। हालांकि देखना होगा कि पाकिस्तान इस गरीबी से कब तक उभर पाएगा या कभी उभरेगा ही नहीं। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।